नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ब्रास फ्यूजन्स पर, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया लेसन। किसी चीज का रेट फिक्स किया, उसकी पैदावार कम हो गई। जब पैदावार कम हो गई तो उसका रेट बढ़ जाएगा। जब रेट बढ़ जाएगा तो कई बार ट्रेडर क्या करते हैं, एमएसपी के ऊपर भी खरीदते हैं, क्योंकि अब उसकी कमी हो गई। अब उनको मालूम है कि अगर हम इनको 20 रुपए भी फायदा देके खरीदेंगे तो हम आगे 30 रुपए फायदा देके उसको बेच देंगे। तो एक्चुअल में एग्रीकल्चर में बहुत सारे रिफॉर्म की जरूरत है। जहां तक इस बात को तुम कह रहे हो कि एमएसपी सरकार ये कह रही है कि हमने नहीं हटाया, तो एक्चुअली सरकार ने एमएसपी को हटाया अभी भी नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि एमएसपी के नीचे पहले भी फसलें बेची जाती थी और अब नहीं बेची जाएंगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो रेट आपका डिसाइड है आपको उसी पे बेचना पड़ेगा। इसका फायदा ये होगा कि एक पर्टिकुलर से आप नीचे नहीं जाओगे, लेकिन नुकसान इसका ये है कि अगर जो आपकी कंपनी है वो उसको मान लीजिए स्कार्सिटी क्रिएट हो गई और मार्केट में उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ गई, तो अब आप उसको और ज्यादा दाम पर भी नहीं बेच सकते। तो जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट है उतना ही कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। और जहां तक तुम प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट की बात कर रहे हो, तो स्टेटमेंट से गवर्नमेंट बाउंड नहीं होती है जब तक कि वो कहीं रिटर्न में ना आ जाए। क्योंकि बहुत सारी चीजें आप बोलते हैं और वो आपकी पॉलिसी का पार्ट होती हैं। पॉलिसी का पार्ट इसलिए भी होती है क्योंकि आपको लगा कि हम ये करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आप उसका गुणा भाग करते हो ना तो पता चलता है कि उसकी फिजिबिलिटी इतनी नहीं है। तो बोलने को तो आप एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, लेकिन अगर कहीं लिख दिया गया है किसी लेजिस्लेशन में तो फिर उसका एग्जीक्यूशन हो सकता है। इसीलिए मैंने तुम लोग को उस दिन एक बात बताई थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड स्टैट्यूट। पॉलिसी के एग्जीक्यूशन में दिक्कत आती है, लेकिन वंस इट बिकेम स्टैट्यूट इट बिकेम योर राइट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? अरुण, यस मैम, समझ में आया? हाँ मैम, ठीक है। हाँ, इसमें एक्चुअली में ना काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो तुम कह रहे हो। इस पे तो एक्चुअली में पूरा का पूरा 1 या 2 लेक्चर लगेगा, तभी तीनों चीजें जो इन्होंने अलग अलग बिल लेकर के आए हैं इसको डिस्कस कर पाएंगे। क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के भी अपने फायदे और नुकसान है और एपीएमसीज को खत्म करने के अपने फायदे और नुकसान है। और इसमें अभी एक बहुत बड़ा इशू इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेकर के भी आएगा, बिकॉज एक्चुअली एग्रीकल्चर इज इन द डोमेन ऑफ द स्टेट. So how the parliament has legislated. So that is also a very important issue that is needed to be addressed. But yes, Essential Commodities Act that is under the purview of the union government. So they can make certain changes. तो अभी मुझे लग रहा है कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आएगी वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की आएगी कि वेदर पार्लियामेंट इज एक्चुअली इंटाइटल्ड। मैं अभी इस पर एक्चुअली रिसर्च कर रही थी पर मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला। Once my research is complete, I will definitely answer your question that whether, as per my understanding, center is allowed to legislate over this subject matter or not. पर एक बार मुझे इसको देखना पड़ेगा। अभी मोटा मोटा देख के ये लगता है कि एग्रीकल्चर इज इन द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ स्टेट, लेकिन आपका एमएसपी वगैरह सेंटर फिक्स करती है और इसमें जो है प्राइस कंट्रोल जो है ये सेंटर के परव्यू में आता है। पर यहाँ पे बेसिकली 3 लेजिस्लेशन है। इसमें एक एक्सक्लूसिव आपका एपीएमसी से डील कर रहा है और दूसरा जो है आपका एक्सक्लूसिवली एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट से डील कर रहा है। तो एस्मा जो है वो तो आता है सेंटर में। बाकी मैं थोड़ा देख करके फिर आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा हाँ, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात यहाँ पे आई है तो एक चीज और देख लो आप कि मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था ना कि फेडरलिज्म में ये कैसे आता है, तो इसको भी देख लेना कि दिस इज अगेंस्ट बिकॉज रिमेंबर वंस द पार्लियामेंट हैज लेजिस्लेटेड। अब इसमें क्या हो गया कि पहले एपीएमसी में ही कहा जाता था कि आप अपने सामान को बेचेगा। हालांकि एक चीज और याद रखना कि एपीएमसी यानी ये जो मंडियां हैं दैट हैज ऑलरेडी बिकम रिडंडेंट बिकॉज ओनली 6% फार्मर्स एज पर डेटा ऑफ एनएसएसओ दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट इन मंडीज। तो 94% ऑलरेडी बाहर बेच रहे हैं। लेकिन इसमें इन्होंने एक्सक्लूसिवली एक चीज कर दी है कि मंडियों के बाहर अभी भी नहीं लगता और इसमें भी इन्होंने बोल दिया है कि जो भी मंडियों के बाहर सामान बेचा जाएगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जबकि आप याद रखिएगा कि मंडी के अंदर जो सामान बिकता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो बिकता है, उस पर स्टेट गवर्नमेंट एक टैक्स लगाती है। सो दैट्स व्हाई देयर इज सम अपोजिशन दैट द सेंटर इज बेसिकली इंटरफियरिंग इन द टैक्सिंग पावर ऑफ स्टेट बिकॉज नाउ यू आर सेइंग कि द प्रोडक्ट विच इज गोइंग टू बी सोल्ड आउटसाइड टैक्सेस विल नॉट बी इम्पोज्ड अपॉन देम। हालांकि इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इन्होंने पहले भी 6% लोग ही बेच रहे हैं मंडी के अंदर। तो ये जो टैक्सिंग पावर पे सेंटर इम्पोज कर रहा है इसको लेकर के भी डिस्प्यूट है। सो दैट इज द अनदर इंपॉर्टेंट इशू व्हिच इज बेसिकली डीलिंग विद द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज स्टेट्स आर
continuously saying that this thing. States are continuously saying that through these amendments, basically the center is encroaching in the tax imposing power of the state. So that is a new debate. So we'll have to wait and watch at least for some time to get a clear picture that what is basically going to happen, right? तो इसको थोड़ा सा मैं एक बार और देखूंगी भी, और फिर मैं आप लोग को इस पे ज्यादा करेक्ट बता पाऊंगी, क्योंकि मुझे इसका लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस एक बार चेक करना है इसको, क्योंकि सरकार भी इतनी बड़ी गलती नहीं करती है नेचुरली कि स्टेट में जाके बना है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ है, बट उसको एक बार आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन, राइट? ठीक है, ओके मैम। अच्छा, अब एक चीज तुम लोग ये देखो, उस दिन तुम में से किसी ने सेक्शन 88 के बारे आर्टिकल 88 के बारे में पूछा था ना, तो आर्टिकल 88 एक चीज बस याद रखना कि आर्टिकल 88 टॉक्स अबाउट ओनली टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, किस चीज को लेकर के, इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस व्हाट दे कैन डू। तो किसी ने उस सवाल पूछा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस एंड ही हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, as per Article 88, he can participate in the proceedings of the House, but he cannot cast his vote because obviously he is not the member of any house. तो 88 जो है वो मिनिस्टर के पार्टिसिपेशन की बात करता है हाउस प्रोसीडिंग में, और साथ ही साथ ये बात करता है कि इवन द अटॉर्नी जनरल कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। लेकिन ये रिस्ट्रिक्ट क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट ये करता है कि दे कैन पार्टिसिपेट बट दे कैन नॉट वोट। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर मिनिस्टर वोट देने के लिए भी एंटाइटल्ड हो, और वोट देने के लिए एंटाइटल्ड होगा तभी उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस केस, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन द केस ऑफ एचडी देवेगौड़ा का, जो हम लोगों ने केस देखा था, वेयर इज अपॉइंटमेंट वाज चैलेंज, एसपी आनंद और एचडी देवेगौड़ा का। और इसमें एक चीज और याद रखना, उस दिन 2-3 पॉइंट पे हम लोगों ने मैंने स्पेशली आपको एम्फसाइज किया था, इसमें एक आपका मेरा बेसिकली ये कि हाउ यू विल आइडेंटिफाई that whether the position of prime minister is different from council of minister or not। तो इसमें जो 74 है ना, जो ये कहता है कि there shall be a council of minister with the prime minister, ये पहली बार इंडिकेट करती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मींस प्राइम मिनिस्टर इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड द सेकंड थिंग, अंडर आर्टिकल 75 where they are talking about the collective responsibility of the council of minister, so remember it cannot be said that the ministers are responsible to the Lok Sabha but the prime minister is not responsible। तो जहां पे collective responsibility of council of minister की बात हो रही है, वहां पे it is very much clear that it includes prime minister of India also, and on the basis of these things it is very much clear कि prime minister is the part of the council of minister, so whatever is applicable on other ministers that is equally applicable to the prime minister of इंडिया ऑल्सो। इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर कोई मिनिस्टर 6 महीने तक विदाउट बीइंग द मेंबर ऑफ ईदर हाउस कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, सिमिलरली अ पर्सन हु इज नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो दैट वाज द डिसीजन ऑफ एचडी देवेगौड़ा केस। उसमें आई थिंक कि अब तो कोई कंफ्यूजन आप लोग को होगी नहीं, उसको हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, एसपी आनंद का जो केस था। अगर क्लियर है देन आई थिंक वी शुड मूव अहेड to the case of Shamsher Singh versus state of Punjab। शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। अब जरा इसको ना थोड़ा तुम लोग ध्यान से समझना, इट्स अ लिटिल टेक्निकल जजमेंट एंड सो मेनी प्रोविजंस आर इन्वॉल्व। इसको इन डेप्थ समझने से पहले मैंने आप लोगों से बार बार एक चीज डिस्कस करी है, इसलिए थोड़ा सा एक बेसिक चीज आप समझ लो। और बेसिक चीज आप क्या समझ लो, जैसे मैंने आपसे बोला कि इन द केस ऑफ president under article 53, president is the head of the executive। Similarly, in the case of a state, governor is the head of the executive of the state government। दोनों executive head हैं। तो एग्जीक्यूटिव हेड का मतलब क्या हुआ, क्या एग्जीक्यूटिव हेड के अलावा भी कोई और पोजीशन है क्या जिसको कि होल्ड करते हैं? बिकॉज दे आर होल्डिंग द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, they are holding the position of the governor, so besides performing their executive power, are they going to perform some other kind of powers also? Then in that case एक चीज आप याद रखना, जब आप शेड्यूल 3 खोलते हो ना, जरा खोलना इसको, शेड्यूल 3
शेड्यूल 3 जब आप खोलते हो तो मैंने आपको बताया था इसमें कि इसमें ओथ का फॉर्मेट दिया हुआ है कि व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ ओथ। इसमें जब आप यूनियन मिनिस्टर के फॉर्मेट को देखते हो, यही प्राइम मिनिस्टर का भी फॉर्मेट होता है, इसको भी याद रखना। यूनियन मिनिस्टर के फॉर्मेट को जब आप देखोगे एंड वंस यू आर गोइंग टू कंपेयर इट विद द फॉर्मेट ऑफ ओथ ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, एक चीज याद रखना, थर्ड शेड्यूल में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर का ओथ फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट का दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 60 एंड गवर्नर का दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 159, राइट। सो रिमेंबर द प्रोफार्मा ऑफ, अच्छा एक बात और समझ लेना कि द फॉर्मेट ऑफ गवर्नर्स ओथ एंड द प्रेसिडेंट ओथ दैट इज सेम, एकदम सेम है। बस डिफरेंस ये है कि एट वन प्लेस द टर्म इज यूज्ड इज यूनियन ऑफ इंडिया एंड इन द केस ऑफ गवर्नर द नेम ऑफ द स्टेट हैज बीन मेंशन्ड। तो गवर्नर और प्रेसिडेंट के ओथ के फॉर्मेट में कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरी बात यह है कि दोनों थर्ड शेड्यूल में ना दे करके मेन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं अंडर आर्टिकल 60 ओथ ऑफ प्रेसिडेंट एंड अंडर आर्टिकल 159 ओथ ऑफ गवर्नर। अब जब दोनों में से हम एक ही पढ़ रहे हैं, मान लो गवर्नर पढ़ते हैं, 159 पे आना, आर्टिकल 159। देखो जब आप 159 पढ़ते हो, सेम प्रेसिडेंट के केस में है, तो मैं 60 पे नहीं जा रही हूँ। देखो ये क्या कहते हैं, I do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of governor, right? Execute the office of governor or discharge the function of the governor of the name of the state and will to the best of my ability preserve, protect and defend the constitution and the law and I will devote myself to the service and well-being on the people। तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि they are the head of the executive and here either you go through the oath of president or you go through the oath of the governor। In both the circumstances they are saying to preserve, protect and defend the constitution of India। But remember, once you are going to compare the oath of the president or governor with the oath of the union minister, तो union minister में क्या लिखा है थर्ड शेड्यूल में, देखो I do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as minister for the union and minister of the union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the constitution and जो भी देखा without fear, favor and affection। इसमें basically क्या है, what basically I am trying to say, I am trying to say that here they have not mentioned that the minister is also going to defend, protect or preserve the constitution। This you will get only in the case of president, governor and also in the case of judges। तो इसका मतलब there is a basic difference in the oath format of the minister and the president and the governor। Additional responsibility president और governor के ऊपर क्या है, to protect, defend and preserve the constitution of India। So remember, basically once you go through the format and through the provisions, it seems quite clear that the governor and the president they are the head of the executive। 153 में governor के लिए है और आपका 53 में आपका प्रेसिडेंट के लिए है। तो वहां पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि दे आर नॉट ओनली द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव बट दे विल आल्सो डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया because they are also playing the responsibility of protecting the provisions or the soul of the constitution। ये मैंने आपको क्यों बताया, this is something which is very important to be discussed here। इसको मैं थोड़ा सा आगे elaborate करेंगी, लेकिन उससे पहले let's come to the facts of this case, शमशेर सिंह versus State of Punjab। AIR 1974 SC 2192। इसको जब आप देखते हो तो इसके जरा एक फैक्ट देखना, इस केस के फैक्ट क्या है। Shamsher Singh and along with him there is one more person and he is also a judicial officer। Though they both are judicial officers and they have been removed, terminated basically। They have terminated by the governor on the advice of the state government। तो ये क्या है, जुडिशियल ऑफिसर है
जुडिशियल ऑफिसर को रिमूव किसने किया है? गवर्नर ने किया है, बिकॉज देयर इज अ केस ऑफ सम काइंड ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. They both have been removed, and they both have been removed on the advice of whom? They both have been removed on the advice of the Council of Ministers. अब यहाँ पे they have filed a petition before the Supreme Court on what basis? They have filed this petition, इसको ध्यान से समझना, on this basis that in such type of cases the governor should not work on the aid and advice of the Council of Ministers, but the satisfaction of their removal should be the personal satisfaction of the governor. यानी यहाँ पे वो अपने खुद के सेटिस्फैक्शन को एक्सरसाइज करेगा, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सेटिस्फैक्शन या उसकी एडवाइस को यूज नहीं करेगा. उसको क्या लग रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. लेकिन इनका ऑब्जेक्शन क्या है? इनका ऑब्जेक्शन ये है दैट द गवर्नर हैज बेसिकली टेकन द डिसीजन टू टर्मिनेट बोथ ऑफ देम on the advice of the council of minister. ये चूंकि उसकी खुद का उसका डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन उसने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे लिया है, इसलिए ये डिसीजन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. You are getting my point. Now in this case, when the matter has been brought before the Supreme Court has to decide that in such type of cases, when the governor is going to terminate someone or the president is going to terminate someone, then in those circumstances, they should act independently on their own personal satisfaction, or they should act on the aid and advice of the Council of Ministers. अब इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ये चीज आपको कैसे समझ में आएगी कि जो ये कह रहे हैं ये सही है, ये मेंटेनेबल है कि मेंटेनेबल नहीं है? इसके लिए मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया था, when we were reading article 163, उसमें मैंने आपको बताया था कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन एट सर्टेन प्लेसेस इट इज एक्सप्रेसली मेंशन्ड that here the governor will exercise his satisfaction or his discretion, but there are many other places also where the term is not expressly mentioned. फिर यही 163 क्या कहता है कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे गवर्नर को अपने डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, then in that case according to 163 subclause 2 the decision of the governor shall be final. So when he should exercise his discretion and when he should not exercise his discretion, that is the personal decision of the governor and that should not be called in question. आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते कि उन्होंने खुद कैसे एक्सरसाइज किया. ये तो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम की बात करी. But the problem arises once you start interpreting different provisions of the Constitution of India. इसको समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने, शायद आप में से कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, आप लोगों ने डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पढ़ा होगा. जरा इसको समझने के लिए आप 311 पे आ जाओ, 311 पे. ये आर्टिकल्स लिखते जाना, मैं जो बोल रही हूँ 311 पे आओ. कॉन्स्टिट्यूशन में खोलना जरा 311. आप लोगों ने प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्लेजर ऑफ गवर्नर पढ़ा होगा. दैट इज आर्टिकल 310 एंड इट इज स्पेसिफिकली एप्लीकेबल इन द केस ऑफ सिविल सर्वेंट्स. ठीक है, तो सिविल सर्वेंट में क्या होता है? सिविल सर्वेंट अगर सेंटर के हैं देन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मैटर्स एंड इन द केस ऑफ स्टेट द प्लेजर ऑफ गवर्नर मैटर्स. इसका मतलब आप अपनी पोजीशन को सिर्फ तब तक एंजॉय कर सकते हैं बीइंग सिविल सर्वेंट जब तक कि द प्रेसिडेंट और द गवर्नर वांट्स. दैट्स व्हाई दिस डॉक्ट्रिन इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. लेकिन इसका प्रेसिडेंट और गवर्नर, लेकिन इसका एक मतलब और याद रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जब मन करे तब आपसे कहते हैं कि नाउ यू शुड गिव योर रेजिग्नेशन और यू हैव बीन डिस्चार्ज्ड फ्रॉम योर सर्विसेज. नो, इट इज नॉट पॉसिबल. Any civil servant can be removed only in those circumstances when there are some serious allegations against them. Inquiry has been conducted and the final outcome of the inquiry is against those civil servants. Then only they will exercise their power. लेकिन इसमें जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि जो लोग यूपीएससी क्लियर करते हैं उनको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है वो प्रेसिडेंट की सील से मिलता है, और जो स्टेट सर्विसेज क्लियर करते हैं उनको जो अपॉइंटमेंट मिलता है वो मिलता है प्रेसिडेंट की सील से. 311 क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पे जरा आइएगा. है ना, 310 कहता है टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और स्टेट. दिस इज
310 इज बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। ये प्रेसिडेंट के प्लेजर और गवर्नर की प्लेजर की बात करता है। बट 311 इट गिव्स सम प्रोटेक्शन टू सिविल सर्वेंट्स। रिमेंबर, हमने चूंकि ब्रिटेन से चीजों को अडॉप्ट किया तो उस समय हमने प्रोविजंस भी ऐसे अडॉप्ट कर लिए थे। तो वहां पे क्या होता है, द डिसीजन ऑफ द क्वीन इज गोइंग टू बी फाइनल। बट हियर इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन certain safeguards have been provided to the civil servants. It is not like that without any reason, whenever the governor or the president want, they are going to remove any civil servant from their position. तो 311 क्या करता है? 311 provides some protection. Protection किस चीज का देता है? इसको जब आप देखोगे शुरू में तो क्या कहता है? Dismissal, removal और reduction in rank, जिसको कि demotion कहते हैं। Dismissal, removal or reduction in rank of persons employed in civil capacities under the union or a state. अब आगे क्या कह रहा है? No person who is a member of a civil service of the union or an all India service or a civil service of a state, तीनों की बात कर रहा है। All India services की बात कर रहा है, यूनियन गवर्नमेंट में सिविल सर्विसेज की बात कर रहा है, स्टेट सिविल सर्विसेज की बात कर रहा है, और holds a civil post under the union or a state shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed. तो इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ये कि मान लो एक अपॉइंटमेंट, एक हायरार्किकल सिस्टम पैरामेडिकल मान लो, जिसमें मान लो कि सबसे नीचे, अब हम लोग फिजिकल क्लास में तो है नहीं, इसलिए थोड़ा सा मुझे भी समझाने में दिक्कत आ रही। एक पैरामेडिकल स्ट्रक्चर मानो आप, और उसमें मान लो कि सबसे नीचे जो है वो डी है, राइट? अब डी का अपॉइंटमेंट जो है वो किया है सी ने, या डी का अपॉइंटमेंट जो किया है, हाँ मान लो सी ने किया है, सी उसके ठीक ऊपर है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed. जिसने अपॉइंट किया है, या तो वो अथॉरिटी आपको रिमूव कर सकती है या उससे ऊपर की अथॉरिटी आपको रिमूव कर सकती है, लेकिन जिसने अपॉइंट किया है उससे नीचे की अथॉरिटी आपको रिमूव नहीं कर सकती। यानी मान लीजिए डी अगर डी लेवल पे है और उसका अपॉइंटमेंट जो है सी ने किया है, तो उसको बी रिमूव कर सकता है, ए रिमूव कर सकता है, सी रिमूव कर सकता है। अगर सी और डी के बीच में कोई है तो वो रिमूव नहीं कर सकता। दिस इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 311 सब क्लॉज 1। यानी अपॉइंटिंग अथॉरिटी या उससे ऊपर की अथॉरिटी रिमूव कर सकती है, लेकिन उससे जिसने अपॉइंट किया है उसके नीचे की कोई अथॉरिटी रिमूव नहीं कर सकती है। दैट इज 311। इसको ध्यान से समझना, आगे मैं इसमें और कुछ चीजें बताऊंगी। नो सच पर्सन एज अफोरसेड शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक except after an inquiry in which he has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges। जैसे आगे जब आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ते हो तो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इशू आता है वो आता है द इश्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरीज। Once I am saying the issue of administrative inquiry, now the question is what is the meaning of administrative inquiry? एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी का मतलब आप ये याद रखना कि क्या होता है कि सपोज करिए देयर इज एनी एलिगेशन ऑफ करप्शन और मिसयूज ऑफ ऑफिस अगेंस्ट एनी सिविल सर्वेंट। तो एलिगेशन तो लग गया, अब एलिगेशन सही है कि एलिगेशन सही नहीं है? 311 के हिसाब से वो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि देयर इज एन एलिगेशन then immediately the civil servant can be removed or demoted from his office or he can be suspended। नहीं, आप क्या करोगे? आप पहले एक इंक्वायरी करोगे, और इंक्वायरी कैसे करोगे? इंक्वायरी शुड बी अ फेयर इंक्वायरी। इसीलिए जब आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में इंक्वायरी के प्रोसीजर्स पढ़ोगे तो उसमें आप देखना कि द प्रोसीजर ऑफ द इंक्वायरी शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस। और उसमें क्या किया जाता है? पहले द सिविल सर्वेंट्स अगेंस्ट हुम देयर आर सर्टेन एलिगेशंस, उसको एक नोटिस इशू किया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा? इन दैट नोटिस द एलिगेशंस विल बी कैटेगोरिकली मेंशन्ड कि आपके खिलाफ ये एलिगेशंस लगे। फिर आपसे क्या कहा जाएगा कि विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड एंड रिमेंबर दैट टाइम पीरियड शुड बी रीजनेबल टाइम पीरियड। ये नहीं कि आज आपने दिया और कल आपने बोला कि नहीं तुम डिसमिस हो, या कल तुम आ जाओ आज तुमको नोटिस मिले। रीजनेबल का मतलब होता है कम से कम 7 दिन से 1 से 2 हफ्ते, वैसे 2 हफ्ते आइडियल माना जाता है, इतना टाइम आप उसको दोगे। तो रीजनेबल टाइम पीरियड में क्या करेगा?
इंक्वायरी होने का मतलब है वो उस पर रिप्लाई देगा, फिर जो एलिगेशन लगे थे उसको रिप्लाई से, बाकी कोई डॉक्यूमेंट है, विटनेस है, उससे कोरोबोरेट कराया जाएगा। एंड आफ्टर कोरोबोरेटिंग एंड कंडक्टिंग द इंक्वायरी कमेटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट। और जब वो सबमिट करती है रिपोर्ट तो उसमें ये भी बताती है कि अकॉर्डिंग टू द इंक्वायरी कमेटी व्हाट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द सिविल सर्वेंट। तो कई बार अगर हल्के फुल्के केसेस होते हैं तो कहते हैं रिप्रिमांड कर दो, कई बार कहते हैं ट्रांसफर कर दो, कई बार कहते हैं सस्पेंड कर दो, कई बार कुछ टर्मिनेट कर दो, एनी टाइप ऑफ एक्शन दे कैन रिकमेंड। बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, इट इज इम्पोर्टेंट दैट इंक्वायरी शुड बी कंडक्टेड। विदाउट कंडक्टिंग द इंक्वायरी the civil servant cannot be dismissed, removed or reduced in rank। ये तीनों चीजें बिना इंक्वायरी के नहीं कर सकते। लेकिन इसी में इन्होंने एक प्रोविजो लगाया हुआ है। ये सारी चीजें हम आपको क्यों बता रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। इसी में इन्होंने एक प्रोविजो लगा दिया है। प्रोविजो क्या कहता है? प्रोविजो ये कहता है कि इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज इवन विदाउट कंडक्टिंग द इंक्वायरी को कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है। इवन विदाउट कंडक्टिंग द इंक्वायरी the civil servant can be dismissed, removed or reduced in rank। अब वो कौन कौन सी सर्कमस्टेंसेज हैं? सर्कमस्टेंसेज के लिए जब आप प्रोविजो में जाते हो तो प्रोविजो में आप देखना, इसको मैं पूरा ही पढ़ देती हूँ। प्रोवाइडेड दैट वेयर इट इज प्रपोज्ड आफ्टर सच इंक्वायरी to impose upon him any such penalty may be imposed on the basis of the evidence adduced during such inquiry, and it shall not be necessary to give such person any opportunity of making representation on the penalty proposed, provided further that this clause shall not apply। कौन सा clause apply नहीं होगा? इंक्वायरी का क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। कब अप्लाई नहीं होगा? वेयर अ पर्सन इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक ऑन द ग्राउंड ऑफ कंडक्ट व्हिच हैज लेड टू हिज कन्विक्शन ऑन अ क्रिमिनल चार्ज। So remember, just putting allegation of any criminal case against any individual is not a sufficient ground of his removal। Suspend हो जाते हैं, suspend। लेकिन ये क्या कह रहा है कि अगर conviction हो गया तो conviction होने पे उनको dismiss किया जा सकता है और उनको रिमूव किया जा सकता है। और conviction का मतलब होता है they are talking about the criminal cases। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कई बार बहुत लोगों के ऊपर बाइगेमी के केसेस होते हैं, वाइफ के अगेंस्ट में क्रुएलिटी के केसेस होते हैं। जब ये केसेस उनके ऊपर लग जाते हैं देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सेव देयर जॉब, क्योंकि अगर उसमें उनका कन्विक्शन क्रिमिनल चार्जेस में हो जाता है तो उनकी नौकरी चली जाती है। दूसरा ये क्या कहता है, यानी क्रिमिनल चार्जेस में कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। फिर क्या कहता है, whether authority empowered to dismiss or remove a person or to reduce him in rank is satisfied that for some reason to be recorded by that authority in writing it is not reasonably practical to hold such inquiry। जब किसी कंसर्न अथॉरिटी को ये लगता है कि अब अभी ये मैटर या ये जो केस है ये इंक्वायरी करने के लिए दिस इज नॉट अ सुटेबल केस, देन इन दैट सर्कमस्टेंसेस आल्सो they can be dismissed, removed or reduced in rank without conducting inquiry। And the third one is the most important, और ये आपकी इस केस के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझिएगा। Where the president or the governor as the case may be is satisfied। तो इसमें दो चीजें याद रखना, they are talking about the president, they are talking about the governor, and they are similarly saying the president or governor is satisfied that in the interest of the security of the state it is not expedient to hold such inquiry। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू सब क्लॉज सी if the president or the governor is satisfied that it is not practical or it is not expedient to hold such inquiry, then in those circumstances even without conducting the inquiry in the interest of the security any civil servant can be removed, can be dismissed और कैन बी रिड्यूस्ड इन रैंक। तो अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर को ये लगता है कि इंक्वायरी नहीं की जानी चाहिए इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी में, जैसे मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है और पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कुछ ऐसी कंप्लेंट मिल रही है कि ही इज वर्किंग हैंड्स इन ग्लव विद। दोस्तों, अगर आपको आज का लेसन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड नए नए अपडेट्स मिलते रहें। और अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।